हो गया? ठीक। हाँ, तो कुल मिलाकर के पहला क्वेश्चन ये लिख लीजिए, है ना, इस टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं उसके प्रभाव के बारे में टिप्पणी करें। ठीक है भाई? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, टिप्पणी करें। ठीक है भाई? एक हमने क्वेश्चन इसी के मद्देनजर जो है करके आपका लिखा। ठीक है भाई? एक क्वेश्चन जो है वेरी गुड जो है इसको लिख लेते हैं, है ना भाई? इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है? क्वेश्चन बोल दीजिए एक बार। क्वेश्चन फिर बोल देता हूं। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं उसके प्रभाव के संबंध में क्या करें? टिप्पणी करें। ठीक, तो अब पहला सवाल तो भाई लोगों यही हो जाता है। ठीक है? पहला सवाल तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि आखिरकार ये भूमि सुधार क्या है। तो भाई ये भूमि सुधार क्या है, ये पहला सवाल तो यही हो जाएगा। भूमि सुधार से आप क्या समझते हो? जाहिर सी बात है, देखिए तात्पर्य तो यह है कि भूमि को इस योग्य बनाना। तो भाई भूमि में सुधार लाकर इस योग्य बनाना कि वो कृषि में मैक्सिमम क्या कर सके भाई, है ना, उत्पादक भूमि के तौर पे परिवर्तित हो सके, है ना। भूमि सुधार से मतलब है ऐसे उपाय जिसके द्वारा भूमि को क्या किया जाए? उत्पादक बनाया जाए, कृषि योग्य बनाया जाए। और उत्तर प्रदेश के राज्य के संदर्भ में भूमि सुधार की चर्चा करें तो निश्चित तौर पर आप समझिए उत्तर प्रदेश में टोटल देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत रहता होगा? तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार, कौन सी जनगणना? 2011 की जनगणना के अनुसार, और फैक्ट भी है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या टोटल भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? लगभग 16%। तो हम लमसम करें लगभग 17%, है ना। 17% जनसंख्या के लिए कहाँ रह रही है? भारत। अच्छा, कृषि में कितने लोग लगे होंगे उत्तर प्रदेश में? कृषि के कार्य में उत्तर प्रदेश में कितने लोग लगे होंगे? लगभग, हाँ, लगभग जो है 65 प्लस, है ना, वो लगभग 70 जो लिखा है 70% के आसपास लोग क्या है भाई? ऐसे प्रदेश में जहां 65% से 70% के बीच लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा जनसंख्या है, खाद्य सुरक्षा भी तो चाहिए, लोग खाएंगे भी तो, है ना। जहाँ इतने बड़े लोगों को खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है, इतने बड़े लोग जो है अपने आय के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए किस पे निर्भर है? कृषि पे निर्भर। ऐसे राज्य में भूमि सुधार क्या हो जाता है? अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है ना भाई? तो भूमि सुधार है, चाहे ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, भूमि सुधार से तात्पर्य क्या है भाई? भूमि सुधार से तात्पर्य है ना भाई ये कि भूमि स्वामित्व का उचित और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, अर्थात भूधारता को इस प्रकार से व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके, या ऐसे उपाय जिसके द्वारा भूमि को कृषि योग्य बना करके, है ना भाई, इस योग्य बना करके कि अधिकतम उत्पादन किया जाए, इस प्रकार की विधियों को हम कहते हैं भूमि सुधार करना। हाँ, चकबंदी के दौरान है जो चकबंदी होती है, हाँ बिल्कुल सब आए, वो सारे उपाय हैं। ठीक है, चकबंदी करना, जमींदारी उन्मूलन करना, सीलिंग कानून लाना, भूमि का वितरण इस प्रकार से करना कि सब लोगों को जो भूमिहीन किसान है उनको भूमि मिल जाए, ये सब उपाय क्या हैं? भूमि सुधार उपाय हैं। ठीक है, तो देखें तो ये एक प्रकार की एक परिभाषा बनी। भूमि सुधार का तात्पर्य क्या है भाई? जो है कि भूमि स्वामित्व का हालांकि संरचनात्मक और संस्थात्मक दोनों सुधार होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो भूमि स्वामित्व का उचित और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, अर्थात भूधारता को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके, क्या है वो? भूमि सुधार कहलाएगा। हालांकि इस प्रकार के जो उपाय हैं, अगर आप देखेंगे, अगर उपाय देखेंगे तो उपाय को मिलाकर के 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। कितने भागों में बांटे जा सकते हैं? 2 भागों में। कैसे?
कानून बना के, संस्थाएं बना करके, और साथ ही साथ कुछ जो है कृषि संबंधी सुधार करके। देखिए कैसे, दो प्रकार के सुधार कैसे हो सकते हैं। एक प्रकार के जो सुधार है उनको हम लोग कहते हैं संस्थानात्मक, ठीक है भाई, इंस्टीट्यूशन बना करके, है ना। और दूसरे प्रकार के जो सुधार होते हैं उन्हें कहते हैं संरचनात्मक। संरचना में कानून, मेन कानून कौन कौन से कानून के समझ में आ सकता है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून 1950, ठीक है। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, चकबंदी में क्या किया गया, जो लोगों की जमीन कहीं वहां खेत है, कहीं वहां खेत है, कहीं वहां खेत है, इस चक्कर में खेती सही से नहीं हो पा रही। जिन जिन गाँव में चकबंदी, वैसे उत्तर प्रदेश में लगभग सब जगह चकबंदी हो गई। तो चकबंदी में क्या किया गया, लोगों के खेतों को एक जगह इकट्ठा करके दे दिया गया, ये तुम्हारा खेत है, अब यहाँ खेती करो। एक ही जगह है, जहां जो इधर उधर बिखरे थे उस रकबे के, उनको क्या कर दिया गया, एक जगह कर दिया गया। वो चकबंदी कहलाती। सीलिंग का मतलब आजादी के बाद देखा गया कि कुछ लोगों पर लगभग सोचिए 60% के आसपास जमीन किसके पास थी, कुछ जमींदारों के पास। बहुत सारे लोग क्या थे, भूमिहीन थे, सिर्फ क्या कर रहे थे, मजदूरी का काम, उनके पास भू स्वामित्व नहीं था। तो जमीन के मालिक वो अपने नहीं थे। कौन से जमीन के मालिक, जमींदार लोग, ठीक है ना भाई। कुल मिलाकर के एक सीलिंग कानून लाया गया जिसके द्वारा तय कर दिया गया कि अधिकतम जमीन आपके पास कितनी, चाहे जितने बड़े काश्तकार हो, चाहे जितने बड़े आप किसान हो, सब एक पहली बार तो सारे किसान होंगे, कोई जमींदार नहीं होगा, ठीक है। ये हो सकता है कि आप बड़े जोत वाले किसान हो, जोतों को तय किया गया ना, बड़े जोत, मध्यम जोत, सीमांत जोत, छोटी जोत, 4 जोतों में रखा गया, ठीक है। नहीं भी जैसे 5 हेक्टेयर से ज्यादा जिनको ने बड़े जोतदार कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक इतनी निर्धारित जमीन रहेगी, फिर बाद में और कम की गई, और इससे ज्यादा आप जमीन जो रखेंगे वो सरकार ले लेगी और क्या करेगी, भूमिहीन किसानों को बांट देगी, ठीक है। ये सब जो है संरचनात्मक किए गए, जिसके अलावा सिंचाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, उचित बीज की व्यवस्था, है ना, सरकार ने। और सरकार ने भू संपदा योजना, भू संपदा पोर्टल लाई है ना भाई, जिसमें आपका जमीन का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में होगा, उत्तर प्रदेश सरकार लाई, है ना। तो कुल मिलाकर के सीधी सी बातचीत है कि सरकार ने आजादी के बाद से बहुत सारे प्रयास किए। तो चाहे तो आप लिख लीजिए, भूमि सुधार को हम 2 रूपों में कर सकते हैं, संस्थात्मक और संरचनात्मक, ठीक है। लास्ट ये हेडिंग लिखने के बाद ये आप लिखे इतने यहाँ तक। इसके बाद ये लिख दीजिए, भूमि सुधार को हम 2 रूपों में कर सकते हैं, संस्थानात्मक और संरचनात्मक, ठीक है भाई। संस्था माने संस्थाएं बना के, संरचनात्मक माने कृषि में, है ना, और प्रकार के इनपुट डालकर। संस्थात्मक और संरचनात्मक, ठीक है भाई। अब आगे करिए, समझिए मेरी बात। इंस्टीट्यूशनल, है ना, पहला वाला क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूशनल, और दूसरा वाला अंग्रेजी में क्या कह रहा है, स्ट्रक्चरल, ठीक है। ये सुधार किए गए, बाकी तुम लोग समझ गए, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ाइए। अब मेरे कहने का मतलब है, देखो क्यों हमने ये सब काम किया। आपको पता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में कृषि के बारे में दिया है कि नहीं, इस सरकार क्या करेगी, कृषि के विकास के लिए काम करेगी, दिया है कि नहीं, कहाँ दिया है कृषि के विकास के लिए सरकार काम करेगी। नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ा, कौन सा आर्टिकल रहा होगा, कौन सा अनुच्छेद रहा होगा, 40 में पढ़ा होगा, 48, है ना। 48 में कहा गया है सरकार, है ना, क्या करेगी, नहीं, कृषि का सुधार करेगी। सरकार की ड्यूटी है कि कृषकों को सहायता पहुंचाए, ठीक है। इस चक्कर में सबसे पहले हमने क्या काम किया, यहाँ नहीं भी हुआ तो 9वीं अनुसूची जोड़ी,
जैसे आजाद हुए वैसे क्या जोड़ी भाई, 9वीं अनुसूची में क्या कौन से कानून रखे गए हैं, भूमि सुधार कानून। ठीक है, ध्यान आ रहा होगा, अब ध्यान आ रहा होगा। तो 9वीं अनुसूची है, इसमें आपके एक्ट ए बी ये जो कानून है ना, ये कौन रखे गए, जमीनें लोगों की जिनके पास ज्यादा थी उनकी जमीनें ली गई, और कल के डेट में मुकदमाबाजी ना हो इसलिए उसको कहाँ रख दिया गया, 9वीं अनुसूची में। कोई चीज 9वीं अनुसूची में रख दी जाती है आपको, खैर कोई बात नहीं, तो न्यायालय जनरली उस पर सवाल आप न्यायालय में नहीं उठा सकते। तो 9वीं अनुसूची लेके आए हम, किससे कहे, निर्देशक सिद्धांतों के तहत। ठीक है, एक समिति बनाई जेसी ओपन कमेटी, ये पहली कमेटी है और स्पेशली किसके लिए बनाई गई, इस प्रकार से देश में भूमि सुधार किए जाएंगे। ओपन साहब कौन थे, कांग्रेस के एक पूर्व है ना सदस्य थे कार्य समिति के, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और कहा गया कि भूमि सुधार के संबंध में उपाय सुझाइए। ठीक है भाई, ठीक है ना। और सरकार ने काम किया 1951 में, देखो यहाँ पे है 9वीं अनुसूची को जोड़ करके भूमि सुधार कानूनों को धीरे धीरे क्या किया भाई, पूरे देश में लागू किया। ये जो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। आपको पता है भाई, फैक्ट भी बन रहा है पॉलिटी में कि भाई पहला संविधान संशोधन कब किया गया होगा देश में, 1951। और क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची। जैसे ये सब हम क्यों, ये तो एक प्रकार की क्या है, प्रस्तावना है। जब हम सवाल लिखते हैं तो शुरुआती दौर में क्या लिखते हैं, प्रस्तावना। भाई इंट्रोडक्शन देते हैं ना, कोई आंसर जब लिखते हैं तो भूमि सुधार क्या है ना, ये बताया। और भूमि सुधार की आवश्यकता क्या थी, सरकार ने क्या शुरू से ही कदम उठाए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने ले ली कि 9वीं अनुसूची किसके लिए लाई गई, भूमि सुधार के लिए लाई गई। ठीक है भाई, है कि नहीं। ठीक, अब थोड़ा सा इतिहास देखते हैं कि भूमि सुधार स्वतंत्रता आंदोलन के बाद उसके कितने चरणों में हम भूमि सुधार को बांट सकते हैं, है ना भाई। स्वतंत्र जब स्वतंत्रता हो गई है ना, हमारा देश स्वतंत्र हो गया भाई, परतंत्र के समय कोई भूमि सुधार नहीं हुए। ब्रिटिश सरकार ने प्रयास किए, खूब सारे कानून लाए, लेकिन वो सब अपने लिए लाती थी, है ना, किस तरीके ज्यादा से ज्यादा किसानों से टैक्स वसूला जा सके, लगान वसूली जा सके। ब्रिटिश के समय क्या था उनका उद्देश्य, ज्यादा से ज्यादा आपसे लगान। वो तो जब आजादी हुई है ना, इसके बाद फिर सरकार का ध्यान गया कि किस प्रकार से है ना भूमिहीन किसानों को खेती दी जाए, किस प्रकार से है ना खेती बाड़ी में सुधार किया जाए। ये तो सब आजादी के बाद की बात है ना। ठीक, तो कुल मिलाकर के 4 चरणों में गुजरी। ठीक है, अगला लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि स्वतंत्रता के बाद से भारत में भूमि सुधार है ना मोटे तौर पर कितने चरणों से गुजरा, 4 चरणों से गुजरा। 4 चरणों से गुजरा। पहला भूमि सुधार का चरण जो हम लोग मान रहे हैं वो मान रहे हैं 1950 से लेकर के है ना 72, है ना। पहले चरण को हम किस क्रम में मान रहे हैं, 50 से लेकर के 72। क्या किया गया इस दौरान, इस दौरान मुख्य तौर पे 3 बातें की गई। कितनी बातें की गई इस दौरान, मुख्य तौर पर 3 बातें की गई। कौन सी 3 बातें की गई, पहला काम ये किया गया, 3 प्रयास किए गए, है ना भाई। कितने प्रयास किए गए, 3। पहला काम ये किया गया कि बिचौलियों का उन्मूलन किया जाए। क्या किया जाए भाई, जो सरकार और किसानों के बीच में आ जा रहे हैं ना लोग, सरकार डायरेक्ट किसको दे सेवा, किसानों को दे, बीच में जो ये बिचौलिए हैं इनको क्या किया जाए, समाप्त। बिचौलिया कौन, बिचौलिया मतलब जमींदार, बिचौलिया मतलब जमींदार, अर्थात देश भर में जमींदारी उन्मूलन कानून लाए गए। उत्तर प्रदेश में नहीं, है ना, पूरे देश में जमींदारी उन्मूलन कानून लाए गए। हमें तो क्या किया गया, बिचौलियों का उन्मूलन किया गया, इस जमींदारी आगे पढ़ेंगे, कानून का उन्मूलन किया गया, काश्तकारी में सुधार की गई, है ना। और क्या क्या आ गया कि भूमि की अधिकतम सीमा तय की जाए। भाई आदमी कितनी जमीन रख सकता है,
ना। पहले तो कोई था नहीं आजादी के पहले, राजा महाराजा बड़े बड़े जमींदार, है ना, हजारों एकड़ बड़े बड़ा पूरा जो है गांव पूरी जमीन किसकी हो जाती थी, जमींदार साहब की। आपकी जमीन थोड़ी ना होती थी। किसान तो सिर्फ उसमें क्या करते थे, है ना, मजदूरी करके खेती करते थे। ठीक है भाई, कहा गया कि इन सब मामलों में सुधार किया जाएगा। तो पहले चरण में ये काम किया गया 50 से लेके 72। ठीक है भाई, मजदूरी गांव की तो बेगारी होती थी। हाँ वो बेगारी होती है। ठीक है, अब नंबर दूसरा चरण पर ज्यादा नहीं, हर बात नहीं लिखी जाती। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बताया। पहले चरण में ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया, 1950-1972 में पहला चरण रहा, बिचौलियों वर्ग में सरकारी सुधार भूमि अधिग्रहण सीमा का उपयोग निर्धारित किया गया। ठीक है ना भाई, आगे है दूसरा चरण कब से कब तक, दूसरा चरण, दूसरा जो चरण है 72 से 85, 72 से 85। ठीक है भाई, इसके तहत किस पे ध्यान दिया गया कि बंजर जो भूमि है ना हमारी, है ना भाई, जो बंजर भूमि है इसको सुधार किया जाए। बंजर भूमि क्योंकि बहुत देश में बंजर भूमि हो गई थी, तो बंजर भूमि ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं रह जाती, जिसमें कृषि कार्य करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ऐसी भूमि कुल मिलाकर के बंजर भूमि रही, उसको सुधारने के लिए जो है सरकारों का प्रयास दूसरे चरण में रहा, है ना भाई। पहले चरण में जमींदारी उन्नत कानून, है ना, काश्तकारी, चकबंदी, ये सब शुरू में ही आ गए 50 में ही, है ना, सीलिंग कानून, है ना। दूसरे चरण में जो बंजर भूमि है उसके बारे में सुधार के प्रयास किए गए। ठीक है भाई, तीसरे चरण में कहा काम किया गया, बहुत सारे कार्यक्रम सरकार ने चलाए। ठीक है भाई, ये सब कार्यक्रम बहुत सारे सरकार कार्यक्रम, वाटर सेट, बताओ वाटर सेट कुछ किसी ने सब ये सुना है, वाटर सेट एरिया प्रोग्राम। वाटर सेट माने देखो जमीन में कुछ हिस्से होते हैं ढालुआ, जहां से पानी क्या होता है एक जगह आकर मतलब पानी पड़ता है ना। मैं जैसे बनाऊंगा आपको, मैं बनाता हूँ वाटर सेट। हाँ बिल्कुल बनाता हूँ। मान लीजिए कोई एरिया है, कोई एरिया है, अब नदी का पानी या कोई भी पानी बरसात हो रही है, और ये पानी आपका क्या है, यहाँ से ही आ रहा है, यहाँ से ही आ रहा है, यहाँ से ही आ रहा है, और एक जगह पे क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो जो ये एरिया होगा ये कहलाएगा वाटर सेट। वाटर सेट एरिया या क्या कहते हैं, तो यही कहिए वाटर सेट ही कहिए, हिंदी इसका मैं भूल गया। ठीक है, ऐसा एरिया, तमाम एरिया आपके गांव के आसपास ऐसे होते हैं जहां पे पानी बरसा नहीं कि वहां से परकोलेट करके एक जो है रह जाता। अगर वाटर सेट एरिया आप संरक्षित करें तो क्या होगा, गांव के तालाब हमेशा हरे रहेंगे, कुएं हमेशा हरे रहेंगे। ठीक है, तो वाटर सेट एरिया की पहचान की जाती है। फिर उनमें जो आसपास लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, मकान बना लिया है ना, उन उजाड़ दिया है, उन एरिया को फिर से क्या करना, सुधारना, ताकि गाँव में जहाँ पे वहाँ पे घर बन गए उनको हटा के, हाँ भाई गाइडेंस आपको होना चाहिए। पहले लोग जानते थे कि ये वाटर सेट एरिया है, गाँव को सब पता था। ठीक है, इसका सुधार किया गया। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ गई ना वाटर सेट वाला, है ना। और फिर क्या किया गया आपके, है ना भाई, सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है जहाँ हमेशा सूखा रहता है, तो उसके विकास की योजना बनाई गई। ठीक है भाई, ठीक है। फिर रेगिस्तानी जो एरिया है उसके सुधार की बात की गई। फिर कुल मिलाकर के, है ना, मृदा संरक्षण, जहां मृदा कटाव होता है ना भाई भूमि में, आपको पता है ना, आपने सॉइल कंजर्वेशन में सबसे बड़ी समस्या क्या है, भूमि का कटाव। अच्छी खासी बरसात हुई तो जो उपजाऊ भूमि होती है, खेती करने की भूमि क्या होती है, ऊपर की जो 2-3 फीट होती है, नीचे थोड़ी ना होती है इतनी उपजाऊ भूमि, है ना। हाँ, तो ऊपर की मिट्टी तुम्हारी उपजाऊ परत अगर पाई जाए, है ना, भूमि अपरदन जिसे कहते हैं, तो क्या है, खेती योग्य भूमि क्या हो जाती है, अयोग्य हो जाती है।
ठीक है, तो उसका कैसे संरक्षण किया जाए, है ना, इसके बारे में प्रोग्राम बनाए गए। तो ये सब काम किए गए किस चरण में भाई लोग? ये सब नहीं, तीसरे चरण में। दूसरे चरण में तो क्या था, बंजर भूमि का विकास। तीसरे चरण में क्या किया गया, खूब प्रकार के प्रोग्राम बनाए गए कि किस प्रकार से, है ना, रेगिस्तानी जमीन को ठीक किया जाए, किस प्रकार से ऐसी जमीन को ठीक किया जाए जहां अक्सर सूखा पड़ता रहता है, ऐसे एरिया में जहां बरसात 100 सेंटीमीटर से कम होती है या 50 से भी कम होती है ना भाई, और वहां पे कुल मिला के जब बरसात हो तो कम से कम जमीन में पानी पहुंच जाए ठीक ढंग से, तो वाटर सेट कार्यक्रम लाए गए। ठीक है, ये सब काम किया गया। ये आपका जो है क्या कहते हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया। ड्रॉट माने सूखा, प्रोन माने ग्रस्त, एरिया माने क्षेत्र, अंग्रेजी का शब्द। ठीक है, आगे तो समझ में। ठीक है, डिजर्ट, डिजर्ट माने क्या होता है, रेगिस्तान। ठीक है ना, ये हो गया डेवलपमेंट प्रोग्राम। डी माने डेवलपमेंट, पी माने प्रोग्राम। ठीक है, तो कुल मिला के ये तो तीसरा चरण भी हो गया। चौथा चरण भी कर लिया जाए जो वर्तमान है ना भाई, 95 से आगे अब तक कितने चरण बांटे, है ना, जो चल रहा है। ठीक है, अब क्या जोर है हमारा, किन बातों पे जोर है? हमारा जोर है कि किस प्रकार से राजस्व प्रशासन में सुधार लाया जाए, भू जो अभिलेख है उनको किस प्रकार से डिजिटल बनाया जाए, आसान बनाया जाए, जिससे किसानों को पता रहे हमारी ये जमीन है भैया, और कोई उनकी जमीन हड़प ना पाए। अब मतलब पारदर्शिता लाएगा, डिजिटल का युग है ना भाई, सूचना का युग है, अब हर चीज में पारदर्शिता लाएगा, है ना। जैसे आपकी डिजिटल खतौनी बना दे, है ना, डिजिटल जो है खसरा बना दे, डिजिटल भू अभिलेख बना दे, जहां जहां से चाहो वहां से बैठ करके अपनी जमीन का रिकॉर्ड देख पाओ, सब कुछ हो। ये अब हमारा मेन काम जो है। ठीक है भाई, अब मुद्दा आ रही है, क्योंकि मुद्दा तो यही है, उत्तर प्रदेश, सवाल तो किसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, है ना। तो शुरू में ही मैंने दिखा दिया कि भाई उत्तर प्रदेश में ये भूमि सुधार कानून लाना या भूमि सुधार करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 65% से भी अधिक लोग क्या है, कृषि कार्य में लगे हुए हैं। देश की 17% के आसपास जनसंख्या रह रही है, इसलिए जरूरी था। ठीक भाई, तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ प्रयास लिखिए, उत्तर प्रदेश में हुए भूमि सुधार संबंधी कुछ प्रयास है। क्या डालेंगे, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के लिए कुछ जो स्पेशल प्रयास किए गए उनकी जानकारी करेंगे। ठीक है ना भाई, तो देखेंगे किताब और उनकी में है या और में देखेंगे तो खूब सारा लिखा हुआ कचरा, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, जानना है कि बस इतना होता है, इतना लिखा जाता है। ठीक है, यूपी से रिलेटेड मैं पहले बता चुका कि किताबों में कचरा होती है, मैं दिखा दूँ अगर मैं लाऊं तो पता चला कि भूमि सुधार में जो है न जाने कितना लिखा होगा, तो आप जानते ही नहीं। ठीक, तो पहला काम क्या हुआ, देखिए उत्तर प्रदेश, है ना, यहाँ वन लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लाया गया। एक्ट क्या है, ये जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया, देखो जमींदारी उन्मूलन माने जमींदारों का उन्मूलन करना, जमींदार थे ना अंग्रेजों के जमाने में, उनकी जमींदारी प्रथा समाप्त करना, और भूमि व्यवस्थापन का मतलब जो जमीन ली गई है जमींदारों से, वो जमीन जो कृषिहीन लोग हैं उनको बांटना। अर्थात इस कानून के दो उद्देश्य थे, पहले जो जमींदार लोग हैं उनकी जमींदारी समाप्त करना, दूसरा जो उन जमींदारों से जमीन मिली है वो लोगों को वितरित करना। आप उस जमाने में नहीं कि लोगों को मिली, बड़े बड़े जमींदारों की जमीनें 1950 के जमाने में छीनी गई। ठीक है, तमाम उस समय के दुखियारे तो नहीं रह गए बेचारे, नहीं तमाम उस समय दुखियारे पूरे गांव की जमीन तो मेरी थी, इतनी दूर तक है और ले ली गई। ठीक, तो ऐसे थे तमाम।
यही है कि क्या किया गया, जय जमींदारी उन्मूलन कानूनों के साथ क्या किया गया भाई, मध्यस्थों को इसी के साथ क्या किया गया, मध्यस्थ लोग हट गए। मध्यस्थ मैंने पहले बताया था, मध्यस्थ कौन, ठीक है भाई, मध्यस्थ लोगों को हटा दिया गया और क्या किया गया, मध्यस्थों को उन्मूलन काल शोषक प्रकार हो गया, भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण के लिए अधिक से अधिक भूमि को सरकारी कब्जे में क्या किया गया, दिया गया। किसके द्वारा, इस कानून के द्वारा। आगे देखो बड़ा कानून है और उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है कि आप पढ़ें, ठीक। तो ये बात तो हमको समझ में आ गई है ना भाई, जी सर, है क्या नहीं, ये है प्रयास, ठीक है। फिर दूसरा इसी में क्या प्रयास किया गया, इसी में कुछ सुधार है। देखिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था में भाई कोई कानून बन जाता है तो समय समय पर संशोधन होता रहता है। देखिए 1915 वाला जो संशोधन 2015 में जो संशोधन किया गया वो महत्वपूर्ण है। क्या था, किया गया है उत्तर प्रदेश में कि जो एससी वाली जमीन होती है ना, कहाँ बेच, मतलब जो एससी वर्ग का एससी से ही खरीद सकता है, अन्य जनरल वर्ग को जमीन नहीं बेची जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कानून है, जी सर, ठीक है। तो इसको थोड़ा शिथिल किया गया 2015 में कि अगर इससे ज्यादा जमीन है, वो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, तो वो जमीन बेच सकता है, किया गया, ठीक है भाई। तब पहले था ये, लेकिन 2015 से हटा दिया गया। अब एससी वर्ग के लोग भी अपनी जमीनों को बेच सकते, ठीक है भाई, ये ठीक। इस कानून के बारे में जानिए तो ये सीधी सी बात है। चकबंदी का मतलब क्या है, देखो कितनी बढ़िया बात की है। हाँ, पहले बताया था चकबंदी का मतलब है जो खंडित भूमियां हैं, जो इधर उधर बिखरी हुई हैं, उन भूमियों को क्या करना, चकबंदी का फिर भी आप लोग बता दिए तो सरल ढंग से, फिर भी परिभाषा लिख लें चकबंदी का मतलब क्या होता है। कई लोगों को चकबंदी का मतलब नहीं पता, ठीक है। खंडित भूमियां हैं, भूमियां हैं, देखा गया कि छोटे भाई छोटे खेत में आप नींद नहीं बना सकते हैं। अब जो आज के डेट में खेती की समस्या अगर कहें तो बहुत बड़ी खेती की समस्या है। बंटवारा होते 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 अब लोगों के पास, कौन के पास आधा बीघा, कौन के पास 1 बीघा खेत बचा, क्या करेगा खेती उसमें, हैं? तो फिर तो यही हुई। अब क्यों किया गया चकबंदी से, फायदा क्या हुआ, इससे किसान जो अलग अलग स्थानों को जाए, भूख को एक ही जगह पर सिंचाई करने लगे, इससे क्या हुई, समय की और श्रम की क्या हुई, लाभ क्या हुआ चकबंदी से। चकबंदी से लाभ ये हुआ कि भाई अलग अलग स्थानों पे जाते थे खेती, पहले किसानों को अरे भैया मेरा वो खेत है, वहां जाके जोत के आते थे, फिर कहीं और जोत के आते थे, फिर उसकी सिंचाई की दौड़ता, उसकी सिंचाई करता। अब एक ही जगह खेत है तो उससे क्या हुआ भाई, समय की भी बचत हुई और श्रम की बचत हुई, खर्चे की बचत हुई, ये सब बचतें हुई, ठीक है भाई। कृषि की लागत कम हुई, ठीक है भाई, क्या हुआ, कृषि की लागत कम हुई, ठीक है। किसानों के बीच जो मुकदमेबाजी चल रही थी उसमें भी कमी आई। अरे मेरा खेत में इधर उधर फैला रहता था, अब एक जगह हो गया, नाम पे चढ़ गया इतनी खेत तुम्हारा, ठीक है। तो जो मुकदमा चलता रहता था आपस में, बहुत लड़ाई अपनी भाई, खेती किसानी में तो किसानों की एकदम गाँव में सुनिए इसी विषय पे होती थी, इसने मेरा खेत का इतना हिस्सा दबा दिया, इसने मेरे खेत का इतना हिस्सा दबा दिया, किनमें, भाई बंधुओं में, दूसरे तो थोड़े, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब काम जो है इससे फायदा हुआ। और क्या फायदा हुआ, ठीक है, भूमि के पुनर्गठन से और सुधार से क्या क्या हुआ, कई क्षेत्र में नहर, नाली, सड़क, चक्रोर, गांव में, है ना, ग्राम पंचायत, चारागाह, ये सब जो है हुआ। उत्तर प्रदेश में स्पेशली इसके लिए कानून कौन सा लाया गया आपका, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 आया। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953, ठीक है भाई। 54 से उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, 8 मार्च 1954 को उत्तर प्रदेश में लागू हुआ क्या, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। इसके द्वारा क्या किया गया भाई, है ना, जमीनों को इकट्ठा किया गया, उससे क्या हुई, समय और श्रम की बचत हुई, कृषि की लागत कम हुई, किसानों के बीच मुकदमेबाजी में कमी आई, है ना, कृषि के क्षेत्र में नहर, नाली, सड़क, चक्रोर, ये सब बनाई गई। चकबंदी के बाद हुआ
एक एक जगह पे खेती हो गई, एक क्लियर हो गया कहाँ से नाली जाएगी, कहाँ से चक्रोड जाएगी। चक्रोड चकबंदी से ही आया, चक्रोड आप सुनते होंगे, है ना। ये सब कहाँ चकबंदी अधिनियम के बाद हुआ, जमीनों के बीच में। हाँ, तो सब तय किया गया कहाँ से नाली जाएगी, कहाँ से सरकारी चकमार्ग होगा, कहाँ से रोड होगा, ये सब तय किया गया। पूरा मतलब सीधा सिस्टम पूरा बनाया गया कि अब देखो खेती किसानी ऐसे होगी, ठीक है। तो ये इसके द्वारा हुआ भाई उत्तर प्रदेश कृषि अधिनियम के माध्यम से, उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के माध्यम से। जैसे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन जो कानून है 1950 में आया, चकबंदी कानून 53 में आया, लागू कब हुआ 54 में। चकबंदी तो जमींदारी उन्मूलन के बाद और भूमिहीनों को जमीन बांटने के बाद, फिर चकबंदी अधिनियम के बाद तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया वो क्या किया गया, सीलिंग अधिनियम ला दिया। क्या किया गया सीलिंग अधिनियम के द्वारा, कि तय कर दिया गया कि इससे ज्यादा जमीनें तुम्हारे पास नहीं हो सकती पहले, ठीक है। तो वो चीजें निकली हैं। इसमें क्या किया गया, भूमि स्वामित्व की क्या निर्धारित की गई सीमा, सीमा को कहा अधिकतम आकार है ना, कहा गया कि अधिकतम आकार भूमि का कितना होगा। भूल गया बात, पहले 10 एकड़ था और कम होते बचा, चेंज कर दिया गया, ठीक है। वो क्या था, यही था कि कुछ ही लोगों के हाथों में आना क्या भाई जमीन ना रखते नहीं जाएंगे, तो ये हुआ। और क्या किया जा रहा है वर्तमान समय में, अब सुझाव दे दीजिए कुछ, ये तो सब हो गए, अब क्या करना चाहिए। नीति आयोग ने क्या कहा है, अब नीति आयोग का कहना है ठीक है भैया, अब कहा खेती किसानी सुधार लो जब खेतियां नहीं आती है पास, ठीक है, कहीं तो बात नहीं है भाई, दो एक एक बीघा लेके बैठा हुआ है, क्या करेगा। तो सीधी सी बातचीत है कि कुल मिलाकर के नीति आयोग का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, भूमि आकार, जोत का आकार बढ़ाएं, अर्थात इकट्ठा करें, पहले 4 किसान मिलकर के क्या करें, एक बड़ी जमीन बनाएं, इकट्ठा खेती करें, फिर जो आय हो तो क्या करें, जब एक बीघा आधा बीघा है तो उसमें क्या खेती करने जाओगे, ठीक है। इसकी जगह क्या करें कि किसी कंपनी को दे दे, है ना, अपनी खेती, और क्या करें भाई, कंपनी से पैसा ले इकट्ठा हो, 10 बीघा बना दे, 10 फिर तुम क्या करो, जब 10 बीघा बन जाए तो मान लो 10 किसानों मिल करके, या चलो हो सकता है किसी के पास 2 हो, किसी के पास 1 हो, किसी के पास 3 हो, है ना, 4-5 किसान मिल जाओ तो 10 बीघा करो, फिर कहो कि 10 बीघा में उगाएंगे आलू और तुमको भेजेंगे अडानी या अंबानी को, ठीक है, लाओ हमको जो है क्या कहते हैं 1 साल का 10 लाख हो, 10 लोग 5 लोग 10 लाख, 500 पैसा मिल गया। पहले तो 1 रुपया नहीं मिल रहा था, कौन कह रहा है, इट इज अ गुड कॉन्सेप्ट, आप तो उसको आलोचना के क्रम में ले जा रहे हो, इट इज अ गुड कॉन्सेप्ट। आधे बीघे में थोड़ी ना खेती करने जाओगे, कोई नहीं जाता, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो नीति आयोग ने कहा और ये था, इसी सुझाव के क्रम में आ रहे थे, ठीक है। तो कि भाई भूमि